हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में वाक्य के 6 भेद कर लिए थे। ये हमारा 7वां भेद आ जाएगा आज। एक बार हम रिपीट करते हैं कि कौन कौन से हमने किए थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने विधानवाचक वाक्य किया था, जिसकी संरचना सबसे पहले कर्ता, फिर शेष वाक्य, फिर कर्म, फिर मुख्य क्रिया, फिर सहायक क्रिया, ये इसमें आता है। फिर हमने किया था दूसरा नकारात्मक वाक्य, जिसमें मनाही हो किसी काम को करने की, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नकारात्मकता का बोध होता हो, वो होते हैं नकारात्मक वाक्य। उसकी संरचना भी हमने की थी कि सबसे पहले कर्ता, फिर सबसे पहले कर्ता, फिर शेष वाक्य, फिर कर्म, फिर कर्म के बाद नहीं, और मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। फिर हमने किया था तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हमने पढ़े थे, दो तरह के होते हैं। एक तो जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से जो शुरू होते हैं उसका जवाब हाँ या ना में आता है, और उसकी संरचना कर्ता से पहले क्या लग जाता है, बाकी संरचना एज इट इज रहती है। और दूसरे प्रकार के जो वाक्य थे वो थे उसमें बीच में कर्म के बाद प्रश्न सूचक शब्द आएगा, तो उसकी संरचना भी चेंज हो जाती है। सबसे पहले कर्ता, फिर शेष वाक्य, फिर कर्म, फिर प्रश्न सूचक शब्द, कोई भी क्या, किसे, किसको, किसका, ये सारे, इनमें से कोई भी एक प्रश्न सूचक शब्द, फिर मुख्य क्रिया, फिर सहायक क्रिया। फोर्थ किया था हमने विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य से विस्मय का, आश्चर्य का बोध होता है। इसमें जो विस्मय सूचक शब्द होंगे, विस्मय सूचक शब्द का शब्द के बाद ये चिन्ह मिलेगा। इसकी मेन पहचान हम बच्चों को बता देते हैं कि भाई ये मिलेगा तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य होगा तो ये चिन्ह मिलेगा। नकारात्मक वाक्य है तो नहीं की सेंस मिलेगी। तो इससे थोड़ा सा बच्चों को आइडिया आ जाता है कि हम कैसे पहचाने। ठीक है, इसमें आश्चर्य वगैरह का बोध होगा। ओके, मतलब जो सडन फीलिंग होती है, चेहरे पर जो अचानक से भाव दिखते हैं, वो विस्मयादि बोधक वाक्य में आते हैं। फिर नेक्स्ट किया था हमने आज्ञावाचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, अनुमति, ये सारे जिसमें आते हैं ये होते हैं आज्ञावाचक वाक्य। और फिर उससे नेक्स्ट किया था हमने इच्छावाचक वाक्य। छठा भाग था इच्छावाचक। इच्छावाचक इसमें हमारी कामना, शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप, ये सारे के सारे इच्छावाचक वाक्य में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। 7 कौन सा है? संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य हमने बताया कि इनमें सभी का अर्थ इनके अंदर ही छिपा होता है। संदेहवाचक, संदेह का बोध कराने वाला, मतलब जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, जिन वाक्यों से संदेह का बोध हो कि भाई संदेह है, वो काम पूरा है या नहीं ये पता नहीं होता, संदेह की स्थिति उसमें बनी रहती है। ठीक है, तो जिन वाक्यों से संदेह का बोध हो, परिभाषा क्या बनेगी? जिन वाक्यों से संदेह का बोध हो, उसे कौन से क्या कहेंगे? उसे नहीं, जिस होता तो उसे आता, जिन आया तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी शुरुआत में क्या मिलेगा? शायद, हो सकता है, संभवतः। इन वाक्यों की शुरुआत में क्या मिलता है? शायद। जैसे करके देखते हैं हम। जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो। अब देखो, आसमान में बादल छाए हुए हैं, अंदाजा लगाया हमने कि बारिश हो सकता है, हो जाए। शायद है, ना भी हो। ठीक है ना? तो जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, मतलब कंफर्म नहीं है वो बात, हो सकता है। सेकंड है हो सकता है, कोरोना और ज्यादा फैल जाए, देखिए आगे का किसको क्या पता है क्या होने वाला है।
कोरोना की स्थिति बदतर बद से भी बदतर हो गई है, तो हो सकता है और भी ज्यादा फैल जाए, या ये भी हो सकता है कि हम ठीक भी हो जाए। ठीक है, सारी सिचुएशन जो स्थिति है वो सही हो जाए, हो सकता है, इसमें संदेह है, कंफर्म नहीं है, संदेह है, शायद, हो सकता है, संभवतः, थर्ड है संभवतः, आज धूप निकले, ना भी निकले। मतलब ये जिसमें जिन वाक्यों में शायद, हो सकता है, संभवतः ये सब होंगे, तो वो कौन से वाक्य होंगे, कौन से होंगे, संदेहवाचक वाक्य होंगे। अब जिसके वाक्य के अंत में होगा, होगे, होगी, जैसे मैं कह दूं मोहित घर पहुंच गया होगा, मोहित घर पहुंच गया होगा। अब मोहित बाहर गया हुआ था, तो हम आपस में बातें कर रहे हैं कि मोहित घर पहुंच गया होगा, ना भी पहुंचा हो, ठीक है ना, मम्मी खाना बना रही होगी, ना भी बना रही हो, सो रही हो मम्मी, तो जिन वाक्यों के पीछे होगा, होगे, होगी, होगा, तो वहां भी संदेह का बोध होता है, तो वे वाक्य भी संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं कि जिन वाक्यों से संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कह सकते हैं। मेन पहचान हम कैसे पहचाने कि इनमें शायद, हो सकता है, संभवतः या वाक्य के अंत में होगा, होगे, होगी आदि शब्द होंगे, तो वो कौन से वाक्य होंगे, संदेहवाचक वाक्य होंगे। ओके, लास्ट है संकेतवाचक वाक्य। कौन सा, संकेतवाचक वाक्य। अब देखो, संकेतवाचक मतलब संकेत कर रहा है किस चीज की तरफ, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, इसमें क्या होगा बेटे, दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा। ठीक है, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है कि वो क्रिया होगी। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उन्हें क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सॉरी, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखो क्या कहा, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, मतलब दो क्रियाएं होंगी, इसका मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, मतलब दो क्रियाएं होंगी, एक क्रिया ऊपर होगी निर्भर किसके, दूसरी क्रिया के। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे बारिश अच्छी हुई तो, बारिश अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, फसल भी अच्छी होगी। अब देखो दो क्रियाएं, एक तो ये बारिश का होना और एक दूसरा फसल अच्छी होना, दो क्रियाएं हैं, बारिश का होना और फसल का अच्छा होना। अब देखो कि भाई फसल अच्छी होगी, एक क्रिया ये हुई, एक ये हुई, तो कौन सी किसके ऊपर डिपेंड है, खुद देखो, बारिश का होना फसल के ऊपर है या फसल का अच्छा होना बारिश के ऊपर डिपेंड है। ये क्रिया दूसरी क्रिया किसके ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर निर्भर है ना। तो जो देखो ये बात बताई मैंने, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, मतलब ये क्रिया होगी दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर, ये क्रिया इस क्रिया के ऊपर निर्भर है। मतलब फसल अच्छी कब होगी, जब बारिश होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी। तो जिन वाक्यों में क्या होगा, जिन वाक्यों में क्या होगा कि दो क्रियाएं होंगी और एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होगी, वो होंगे संदेहवाचक वाक्य।
जैसे और देख लेते हैं हम, यदि तुम आओगे तो हम मेला देखने चलेंगे। मेला देखने चलेंगे। आप ये देखिए, इनमें दो क्रियाएं कौन सी हैं, एक तो आना और एक मेला देखने जाना। तो कौन सी किसके ऊपर निर्भर है? आने के ऊपर। मेला देखने कब जाएंगे? जब तुम आओगे। मतलब दो क्रियाएं। ये मेला देखने जाना निर्भर है इसके ऊपर, पहली क्रिया के ऊपर। तो यही है। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अच्छे नंबर लोगे, अगर आप परिश्रम ही नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर कैसे ले लोगे? ठीक है ना। तो मतलब अच्छे नंबर किस पर डिपेंड है? परिश्रम पर। तो दूसरी क्रिया किसके ऊपर निर्भर है? ये पहले वाली क्रिया के ऊपर निर्भर है। मेन पहचान क्या होगी? यदि, तो, अगर, तो, ये इनकी मेन पहचान है। बच्चे को पहचानने में आसानी हो जाती है कि ये कौन सा वाक्य है। संकेतवाचक, एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर संकेत करती है। और उदाहरण ले लेते हैं। यदि कोरोना ज्यादा बढ़ गया तो, यदि कोरोना ज्यादा बढ़ गया तो छुट्टियां और बढ़ेंगी। छुट्टियां और बढ़ेंगी। अब देखो, छुट्टियां बढ़ी ना, छुट्टियों का बढ़ना किस पर निर्भर है? कोरोना के बढ़ने पर। ठीक है। तो एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। छुट्टी कब बढ़ेंगे? जब कोरोना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। ज्यादा बढ़ गया तो जो मृत्यु दर है वो ज्यादा बढ़ेगी। और मृत्यु दर किसके ऊपर डिपेंड है? कोरोना के ऊपर। तो ये सारे वाक्य ही हमारे क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। हमने देखो बेटे, वाक्य के 8 भेद पढ़े हैं। 8 को आपने अच्छे से इसको नोटबुक में नोट डाउन करना है, अच्छे से समझना है, सिवा से एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करना है। ओके, मुझे बताइएगा। ठीक। और जो भी दिक्कत रहेगी उसका सॉल्यूशन मैं दूंगी। ओके।